नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऊतक। ऊतक या टिश्यू। देखिए, आप सभी जानते हैं ऊतक जो है वो कोशिकाओं के समूह से निर्मित होता है। अगर हम एक छोटी सी बात कर लूँ आपसे तो देखिए, कोशिका जो है, कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। और ऊतकों के समूह से बनते हैं अंग, और अंगों के समूह से हमारी पूरी बॉडी बनती है, जिसे हम अंग तंत्र बोल सकते हैं या बोल सकते हैं शरीर। ओके, तो कोशिकाओं के समूह से कौन बने? ऊतक या टिश्यूज। टिश्यूज के समूह से अंग, और अंगों के समूह से हमारा शरीर या अंग तंत्र का निर्माण होता है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, साथ ही हमारे सारे जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब किससे बनते हैं? उन सभी को मिलाकर हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। इसको यूँ समझिए, मान लीजिए कोशिका को हम समझते हैं एक ईंट के माध्यम से। कोशिका क्या है? एक ईंट है। इस ईंट को, ऐसी काफ़ी सारी जो ईंट है उनको जमा करके, सीधा सीधा जमा करके हम क्या बना सकते हैं? एक दीवार बना सकते हैं। अगर इन ईंटों को सिस्टमेटिक नहीं जमाया जाए तो क्या दीवार बन सकती है? टेढ़ी मेढ़ी बनेगी दीवार, है ना। तो कोशिका क्या, अगर सिस्टमेटिक ढंग से या विशेष कार्य करने वाली जो कोशिका है वही जुड़ करके, उन्हीं का समूह क्या कहलाएगा? आपका ऊतक कहलाएगा। इसी प्रकार जो ईंटें हैं उनका जो समूह है, इनका जो एक पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगी? दीवार। अब इसी दीवार जो है, ऐसी हम 4-5 दीवार खड़ी कर दें एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक इस साइड में, एक इस साइड में, एक इधर और एक इधर, तो क्या बन जाएगा? इससे एक कमरा बन जाएगा। तो देखिए, ऊतकों का जो समूह है उससे क्या बन रहा है? अंग। तो इसी प्रकार दीवारों के एक समूह से क्या बन गया? कमरा। और ऐसे ही 4-5 कमरे बन करके आपका क्या बना देते हैं? घर का निर्माण कर देते हैं। ओके, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। छोटी सी चीज़ है, कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतकों के समूह को अंग, और अंगों से क्या निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। देखिए, अब हम समझते हैं सबसे पहले तो कि ऊतक क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए, ये जो टिश्यू शब्द है ये एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और इस टिश्यू शब्द का अर्थ होता है संरचना या बनावट। संरचना या बनावट। कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिकाओं का एक जो समूह है वो एक संरचना निर्माण करता है, और वो संरचना क्या कहलाती है? आपकी ऊतक कहलाती है। कई प्रकार के ऊतक होते हैं। अगर हम बात करें पादप ऊतकों में, तो पादप ऊतकों में विभाजन करने वाले ऊतक होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। विभजोतकी ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिन्हें बोलते हैं। कुछ उनमें सरल ऊतक होते हैं। सरल ऊतकों की बात करें तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सारे नाम हम पढ़ने वाले हैं। जटिल ऊतकों की बात करूं तो जटिल ऊतक हो गए आपके जाइलम और फ्लोएम। अभी सरल और जटिल क्या है? तो एक ही प्रकार की कोशिका जिनकी उत्पत्ति संरचना समान हो, साथ ही उनका कार्य करना भी समान हो, एक जैसा कार्य करती हो, उसका समूह क्या कहलाएगा? सरल ऊतक। और 2 या 2 से अधिक प्रकार, मतलब कि जिनकी उत्पत्ति संरचना चाहे समान हो लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हो। जाइलम में कई प्रकार के ऊतक आपको देखने को मिलेंगे। वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम मृदूतक, इस प्रकार काफ़ी सारे ऊतक मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने, अलग अलग प्रकार की कार्य करने वाली कोशिकाओं से बने हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? जटिल ऊतक। इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ऊतक की परिभाषा क्या है। हमने देखा ऊतक जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ संरचना या बनावट है। अगर इसकी परिभाषा हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं? देखिए, कोशिकाओं का ऐसा विशेष समूह, एक ही प्रकार की कोशिका नहीं है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की भी हो सकती हैं, जैसा कि हमने जटिल ऊतक में देखा। अभी कोशिकाओं का ऐसा एक विशेष समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना, उत्पत्ति एवं संरचना समान हो। कैसी कोशिकाएं हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो, परंतु कार्य या कार्यात्मक रूप से वो क्या हो? समजात हो।
समजात। देखिए कोशिकाओं का ऐसा विशेष समूह या कोशिकाओं का ऐसा समूह विशेष समूह जो कि उत्पत्ति और संरचना में समान परंतु कार्यात्मक रूप से समजात हो। अब यहाँ मैंने दो शब्द लिखे हैं, समान और समजात। पहले इनको समझ लेते हैं। देखिए समान का अर्थ तो हो गया बिल्कुल सेम कार्य करने वाले, मतलब उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, कोशिका विभाजन से, तो सारी कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, कोशिका विभाजन से, एकदम समान उत्पत्ति हो रही है। संरचना मान लीजिए कि कोई भी, जैसे विभजोतक है, पादपों की मैं बात करूं या मैं अपने जंतुओं में बात करूं, तो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मांसपेशियां जो होती हैं, मांसपेशियों में एक ही प्रकार की जिनकी संरचना एक जैसी हो, सबकी संरचना कैसी है, खिंचाव करने की संरचना है ना, सुदृढ़ बनाने की संरचना है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो और संरचना समान हो, तो समान मतलब बिल्कुल डिट्टो, एक जैसा काम करने वाली, आइडेंटिकल। समान को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिकल या ट्विंस। देखा है आपने, ट्विंस जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो एकदम समान होते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं अपन, समान या सेम। समजात की मैं बात करूं तो समजात मतलब कुछ एक जो कोशिका है वो कोई और कार्य कर रही है, तो कुछ एक कुछ और कार्य कर रही है। जैसे कि इस उंगली की बात करूं तो इस उंगली की टिप वाली जो कोशिका है ऊपर वाली, ये मोड़ने का कार्य कर रही है, तो ये वाली जो कोशिकाएं हैं ये पीछे धकेलने का कार्य कर रही हैं। ओके, समझ रहे हो। अगर मान लीजिए मेरे पैर की कोशिकाएं जो है, कोशिकाओं का समूह वो चलने का कार्य कर रहा है, तो हाथ की कोशिकाएं क्या कर रही हैं, लिखने का कार्य कर रही हैं। मतलब कि उत्पत्ति दोनों की समान है, कोशिका विभाजन से बन रही है, संरचना भी दोनों की एक जैसी है, लेकिन कार्य अलग अलग कर रही हैं। तो सब कुछ समान ना हो, कुछ चीज़ें ही समान हो, उसी को क्या बोल देते हैं, समजात। ओके, तो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, ट्विंस हो तो समान, और कुछ चीज़ें उनकी समान हो और कुछ चीज़ें डिफरेंट हो तो समजात। तो कार्य अलग अलग करते हैं, इसलिए कार्य को हमने क्या लिखा, कार्यात्मक रूप से ये समजात हो, वही क्या कहलाते हैं, आपके उत्तक कहलाते हैं, टिश्यूज कहलाते हैं। ओके, चलिए, या आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, संरचना समान और कार्यात्मक रूप से क्या हो, समजात। वापस लिख देता हूँ, कार्यात्मक रूप से समजात। ओके, चलिए, तो वही क्या कहलाते हैं, आपके उत्तक कहलाते हैं। ये तो बात हो गई क्या, उत्तक या टिश्यूज की। चलिए, देखिए आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना है, इससे पहले वाला जो टॉपिक था उसके नोट्स टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर आप कलेक्ट कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दो चैनल है, आरपीएससी बोर्ड और द राघव इंस्टीट्यूट, दोनों पर आपको टेलीग्राम जो ये पीडीएफ है वो मिल जाएगी, पढ़ लीजिए। जैसा जैसा मैंने पढ़ाया सारी की सारी पीडीएफ उसी हिसाब से बनाई हुई है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए टॉपिक पर आते हैं। ऊतक की हमने बात करी कि कोशिकाओं का एक समूह है, वो क्या कहला रहा है, ऊतक कहला रहा है। अच्छा मुझे बताइए, क्या एक कोशिकीय जीव जो यूनिसेलुलर जीव है उनमें ऊतक पाए जाएंगे? अरे उनमें तो कोशिका ही एक है, तो उनमें तो ऊतक नहीं पाए जाएंगे। ये जो एक कोशिकीय जीव है इनमें श्वसन, पाचन, उत्सर्जन सारी क्रियाएं जो है वो एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं। अगर कोशिका विभाजन होता है तो दूसरा जीव बन जाता है। एक कोशिका में विभाजन कैसे हुआ था, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा एक कोशिका टूटी थी और दो पुत्री कोशिका बनाई थी, मतलब दो जीव बना दिए थे इन्होंने। ओके, तो ये तो क्या हो गई आपकी यूनिसेलुलर वाली। अच्छा मल्टी सेलुलर की मैं बात करूँ, बहुकोशिकीय जीव, तो उनमें ऊतक पाए जाते हैं। उनमें सारे काम कौन करते हैं, कोशिकाओं के समूह ही करते हैं, और कोशिका के समूह क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा मांसपेशियाँ, पेशीय ऊतक जो है। ओके, हमारे जैसे ये हाथ है, इसको दूसरे हड्डी से जोड़ने वाले जो टिश्यूज़ हैं उनको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज़ या संयोजी ऊतक। इस तरह से हमारे अंदर तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है मस्तिष्क से लेकर और पैरों तक, वो क्या है, वो तंत्रिका ऊतक है। तो सारे ऊतक हम पढ़ने वाले हैं जंतु ऊतक के अंदर। ओके, चलिए, ये जो ऊतक शब्द है ये 18वीं शताब्दी में, 18वीं ईस्वी में फ्रांसीसी एक वैज्ञानिक थे ज़ेवियर बिशेट, उन्होंने दिया था। ज़ेवियर बिशेट ने ये शब्द दिया था, एक असेंबली में इनने टिश्यू शब्द को बोला था कि कोशिकाओं का समूह है, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये शब्द, ये बात इन्होंने अपनी एक असेंबली में बोली थी 18वीं शताब्दी में। तब से हम टिश्यू को पढ़ते आ रहे हैं। ओके, देखिए किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं टिश्यू को, तो टिश्यू को जिस शाखा के अंतर्गत पढ़ते हैं वो कहलाती है हिस्टोलॉजी। ओके, क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं औतिकी, औतिकी बोलिए या ऊतक विज्ञान। ओके,
इस शब्द को थोड़ा सा तोड़ करके समझते हैं। देखिए ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हिस्टोस और लोगोस। हिस्टोस जो है, हिस्टोस का अर्थ ही ऊतक होता है। हिस्टोस का अर्थ वैसे क्या है, संरचना या बनावट, और सामान्य भाषा में ऊतक को ही हिस्टोस बोला जाता है। ओके, संरचना या बनावट। और लोगोस का अर्थ तो आप सब जानते ही हैं, स्टडी या अध्ययन। ओके, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाए या फिर संरचना या बनावट का अध्ययन किया जाए, कोशिकाओं के समूह की संरचना या बनावट का अध्ययन किया जाए, वही क्या कहलाता है, औतिकी या हिस्टोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में ऊतकों के प्रकार, पादप ऊतक और जंतु ऊतक के बारे में। आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, तो एक ओवरव्यू के रूप में हम इन्हें देख लेते हैं। देखिए, पादप ऊतक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं विभज्योतकी या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले तो ये जान लीजिए पादप ऊतक होते क्या हैं या पादप क्या होते हैं। पादप उन्हें कहा जाता है जो स्वयं अपना भोजन अपने शरीर में निर्माण कर लेते हैं, अर्थात ये स्वयपोषी होते हैं। ओके, स्वयपोषी कौन हुए, जो स्वयं अपना भोजन अपने शरीर में बना ले। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जिनकी पत्तियां हैं वो भोजन निर्माण कर लेती हैं अपने आप ही, और जो इनके ऊतक हैं, जैसे कि मैं बात करेंगे जटिल ऊतकों में जाइलम और फ्लोएम की, ये क्या करते हैं, ये खनिज पदार्थों को भूतल जो है, भूमि जो है, उससे खींच करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं जहाँ भोजन बनता है पादपों का। ओके, तो पादप उन्हें कहते हैं जो स्वयंपोषी होते हैं। और जंतु कौन होते हैं, तो जंतु होते हैं परपोषी। ओके, तो जो स्वयं अपना भोजन अपने शरीर में निर्माण कर ले वो पादप है, और जो पादपों पर या अन्य किसी जीव पर निर्भर रहे पोषण के लिए, भोजन के लिए, वो कौन है, जंतु हैं। इनमें इनकी प्रकृति, इनकी संरचना के अनुसार काफ़ी सारे ऊतक पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहला ऊतक हम देखते हैं पादपों में, विभज्योतकी ऊतक। ये हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है, विभाजन करने वाले ऊतक। तो ये हमेशा क्या करते रहते हैं, विभाजन करते रहते हैं, और विभाजन से पादप की वृद्धि करते हैं। ओके, अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं, घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, तीन इसके हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, एक तो उद्गम के आधार पर, एक कार्य के आधार पर, और एक स्थिति के आधार पर। उद्गम के आधार पर हम पढ़ेंगे प्राक विभज्योतक, प्रोमेरिस्टेम जिन्हें कहा जाता है, प्राथमिक विभज्योतक, प्राइमरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी विभज्योतक या द्वितीयक विभज्योतक। ओके, देखिए, प्राक विभज्योतक जो है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। प्राक, याद कीजिए मैंने कोशिका जब आपको पढ़ाया था तो प्रोकैरियोटिक जीव पढ़ाए थे। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पढ़ाई थी, और इसका भी नाम क्या है, प्रोमेरिस्टेम। और प्रो का अर्थ क्या बताया था मैंने, पहले का। ओके, तो प्राथमिक विभज्योतक से पहले जो विभज्योतक बने वो कौन थे, प्राक विभज्योतक। इतना सा आप समझ लें, कौन से थे, क्या थे, अभी डिटेल में अपन इनको डिस्कस करने वाले हैं। कार्य के आधार पर देखिए, कार्य के आधार पर तीन है, अधित्वक, भरण और प्राक विभज्योत, प्राक एधा। अधित्वक क्या है, प्रोटोडर्म, मतलब कि प्रोटोटाइप बनाने वाला। प्रोटोटाइप मतलब कि भाई जो ये पौधा है, ये पेड़ है, ये किस तरह से बनेगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, वो कौन डिसाइड करेगा, अधित्वक करेगा। ओके, भरण विभज्योतक क्या है, जितने भी विभज्योतक हैं या जितने भी ऊतक हैं वो सभी अपने जगह कार्य कर रहे हैं। अब कोई कोई जगह खाली रह गई, उन खाली जगहों को भरने वाला कौन है, भरण विभज्योतक या ग्राउंड मेरिस्टेम। अच्छे से पढ़ने वाले हैं। प्राक एधा क्या है, प्राक एधा है प्रोकैम्बियम। कैम्बियम कहा जाता है जो तने का निर्माण करते हैं। ओके, छाल का जो निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं कैम्बियम। तो सबसे पहली छाल, मतलब कि जो पहले पादप पैदा हुए, छोटे छोटे जो पादप होते हैं, उनकी छाल का निर्माण कौन करता, उनकी सॉफ्ट छाल का निर्माण कौन करता है, तो प्राक एधा करती है। इसके अलावा ये तो क्या है, देखिए, उद्गम के आधार पर कि भाई पहले कौन से बने, तो प्राक, उसके बाद प्राथमिक, और द्वितीयक वृद्धि होने के बाद कौन से बने, द्वितीयक विभज्योतक। अभी मैं बताऊंगा, मैंने शब्द बोला द्वितीयक वृद्धि, इसको अच्छे से समझेंगे। क्या क्या कार्य करते हैं उसके आधार पर ये तीन। अब स्थिति के आधार पर कि कौन सी जगह पर कौन से विभज्योतक पादप में पाए जा रहे हैं, तो देखिए, जो शीर्ष पर पाए जाएंगे, हर चीज़ के शीर्ष पर, तने के शीर्ष पर, शाखाओं के शीर्ष पर, पत्तियों के शीर्ष पर, नीचे जो जड़ है उनके शीर्ष पर पाए जाने वाले कौन से विभज्योतक हैं, शीर्षस्थ या एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम। ये क्या करेंगे, ये लंबाई बढ़ाएंगे। पार्श्वीय क्या है, जो पार्श्व में पाए जाएंगे, जैसे तने की मोटाई हो गई, जड़ की मोटाई हो गई, शाखाओं की मोटाई हो गई, ये सभी कौन डिसाइड करेंगे, पार्श्वीय विभज्योतक। अंतर्वेशी, इंटर कैलरी इनको बोलते हैं, है ना। पार्श्वीय को बोलते हैं लेटरल और अंतर्वेशी को बोलेंगे इंटर कैलरी। ये इंटर कैलरी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो
पौधा है, इस पौधे में से क्या निकल रही है, ये पत्तियां निकल रही हैं। ओके, इन पौधे में से क्या निकल रही हैं, ये पत्तियां निकल रही हैं। मैं थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। देखिए ये क्या निकल रही है, पत्ती निकल रही है। तो ये जहाँ से पत्ती निकल रही है उस जगह को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड, या हिंदी में पर्व बोला जाता है। और दो एकांतर पत्ती, एक यहाँ से निकली एक यहाँ से, इनका जो ये बीच का स्थान है, इस बीच के स्थान को बोला जाता है इंटरनोड या पर्व संधि। तो पर्व और पर्व संधियों पर पाए जाने वाले कौन से हैं, इंटरकैलरी, अंतर्वेशी विभजोतक। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा देखिए, ये तो हो गए विभजोतक जो विभाजन करने वाले ऊतक। अब विभाजन करने वाले ऊतकों की विभाजन की क्षमता खत्म हो गई और वो क्या हो गए, स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू वो बन गए। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो दो प्रकार के हैं, सरल और जटिल। सरल का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने। एक ही प्रकार की कोशिका मतलब जिनकी उत्पत्ति समान हो, ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, संरचना समान हो और कार्य भी वो एक समान करती हों, वो क्या उन कोशिकाओं के समूह से बने ऊतक क्या कहलाएंगे, सरल स्थायी ऊतक। और दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का मतलब जिनकी उत्पत्ति और संरचना चाहे समान हो लेकिन उनके कार्य करना, उनके कार्य में विभेदन हो, कार्य उनका अलग अलग हो सकता है। संरचना भी अलग हो सकती है, बाकी कार्य एकदम डिफरेंट होगा। जाइलम और फ्लोएम, इनमें हम काफ़ी सारे पढ़ेंगे, जैसे जाइलम वाहिकाएं, वाहिनिकाएं पढ़ेंगे। जाइलम तंतु अलग होते हैं, वो अलग प्रकार की कोशिकाओं से बनते हैं, उनका अलग काम होता है। जाइलम मृदुतक होते हैं, है ना, उनका कुछ अलग काम होता है। सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो जटिल का मतलब आप समझ गए, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना हुआ ऊतक। देखिए सरल में हम देखने वाले हैं संरक्षी और सहायक। संरक्षी या संरक्षण का मतलब क्या होता है, सुरक्षा देने वाले, प्रोटेक्शन देने वाले। तो प्रोटेक्शन देने वाले कौन कौन है, एपिडर्मिस, कॉर्क और स्टोमेटा। ठीक है, देखिए एपिडर्मिस का मतलब क्या हो गया, एपी का मतलब बाहर की साइड में, ओवर ऊपर की साइड में। तो जो पादप है उसके ऊपर की साइड में जो भी परत होती है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। ओके, चाहे वो पत्ती के ऊपर वाली परत हो, चाहे वो तने के ऊपर वाली परत हो, चाहे वो जड़ के ऊपर वाली परत हो, वो क्या कहलाएगी, एपिडर्मिस। कॉर्क क्या है, कॉर्क एक सॉलिड मटेरियल है जिसमें जल नहीं जा सकता, एक कास्ट है, एक लकड़ी है। आपने देखा होगा शराब के जो ढक्कन होते हैं वो क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम कॉर्क ही बोलते हैं उनको। क्यों बोला जाता है, ताकि शराब बाहर निकले नहीं। बाकी जितने भी जल रोधी ढक्कन जो होते हैं, कॉर्क जो होते हैं, जो बोतलों पर लगाए जाते हैं, वो किसके बनते हैं, इसी के बनते हैं। इसको हिंदी में काग बोला जाता है। स्टोमेटा, इसको हिंदी में बोला जाता है रंध्र। ये क्या है, ये जल हानि को नियंत्रित करते हैं, जल हास को नियंत्रित करते हैं। पौधे में अगर जल ज़्यादा हो गया तो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ये रंध्र जो है पानी को बाहर निकाल देंगे। अब ये वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो प्रकाश की उपस्थिति में जल का भाप बनकर ऊपर उड़ जाना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ये प्रक्रिया कौन करते हैं, तो पत्तियों में उपस्थित स्टोमेटा या रंध्र करते हैं। ओके, तो ये क्या हो गए, संरक्षी या सुरक्षा प्रदान करने वाले। देखिए जलहास की कमी से सुरक्षा प्रदान करेंगे कौन से हुए, स्टोमेटा। काग क्या है, जल रोधी होते हैं, कास्ट होते हैं, एक दृढ़ता प्रदान करते हैं। तो सुदृढ़ बनाने के लिए कौन है, कार्क। और बाहर की त्वचा को बनाने के लिए कौन है, एपिडर्मिस। ओके, सहायक की मैं बात करूं तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये इनकी सहायता करते हैं। किस तरह से, देखिए पेरेन्काइमा जो है इसको हिंदी में बोलते हैं मृदुतक। मृदुतक मतलब कोमल ऊतक, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं ये, और ये क्या करते हैं, भोजन निर्माण और संग्रहण का कार्य करते हैं। दूसरे आते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे उनको, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए कोलेनकाइमा आते हैं। कोलेनकाइमा क्या है, स्थूल कोणोत्तक, नाम से स्पष्ट है, स्थूल कोणोत्तक मतलब इनके कोणों पे स्थूलता होगी, जमाव होगा। ओके, किसका जमाव होगा हम आगे देखेंगे। ये क्या करते हैं, जो इन्होंने भोजन निर्माण कराया पेरेन्काइमा ने, ये इस भोजन को स्टोर करते हैं, संग्रहित रखते हैं, साथ ही दृढ़ता प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं किसका, पेड़ का, पेड़ को मजबूती प्रदान करते हैं, खड़े रहने की क्षमता देते हैं कोलेनकाइमा। स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा होते हैं दृढ़ ऊतक, बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, मृत होते हैं। मृत होंगे तो इनमें ना तो भोजन बनेगा ना संग्रहित होगा। ये सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक दृढ़ता या मजबूती प्रदान करते हैं किसी भी पादप को। ओके, ये हो गए सहायक ऊतक। इसके बाद देखिए स्थायी में आते हैं जटिल ऊतक। जटिल कौन से थे, जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। तो मैंने अभी नाम लिया, जाइलम में हम 4-5 प्रकार के ऊतक पढ़ेंगे, जाइलम मृदुतक, जाइलम वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु हो गए, फाइबर्स, मृदुतक, जाइलम मृदुतक, जाइलम पेरेन्काइमा। ऐसे फ्लोएम में पढ़ेंगे हम चालनी ललिका, जिन्हें सीव ट्यूब बोला जाता है, सह कोशिकाएं हम पढ़ेंगे, इसमें भी हम फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम फाइबर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऊतक इसमें मिलकर के एक तंत्र बना देते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जो अलग अलग प्रकार के ऊतकों का निर्माण करके और क्या बना देती है, एक सिस्टम बना देती है, उन्हीं को बोलते हैं जाइलम और
फ्लोएम। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो नाम से स्पष्ट है, जाइलम मतलब जल, जो जल लेकर आता है, जो भूतल में से, जो भूगर्भ में से पादपों के लिए जल लेकर के आता है और खनिज लेकर के आता है, वो कौन है, जाइलम। और पत्तियों में जो भोजन का निर्माण हुआ है, जो फूड का निर्माण हुआ है, वो फूड को पूरे के पूरे पादप के जितने भी अंग हैं उन तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, फ्लोएम। तो जाइलम के से याद रखिए जल और फ्लोएम से याद रखिए फूड। ओके, इतना सा याद रखें। ये सारे हम पढ़ने वाले हैं पादप ऊतक के अंदर। जंतु ऊतकों की बात करें तो जंतु ऊतक में हम पढ़ने वाले हैं 4 टाइप। एक तो है उपकला ऊतक। उपकला ऊतक बिल्कुल एपिडर्मिस की तरह है, जो ऊपर के ऊतक हैं। ओके, जो हमारी त्वचा का निर्माण कर रहे हैं वो कौन है, उपकला ऊतक, एपिथीलियम। इनको क्या बोला जाता है, एपिथीलियम टिश्यूज। संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे मैंने बोला कि इस यहाँ से जो ये देखो कनेक्ट है अपना हाथ, तो इसको कनेक्ट करने वाले कौन से ऊतक हैं, वो कौन से, कनेक्टिव टिश्यूज या संयोजी ऊतक। हमारी मांसपेशियों को हमारी हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक कौन है, तो संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यूज है। मांसपेशियों का नाम लिया तो उनमें भी कोई ऊतक होंगे, तो वो कहलाते हैं पेशी ऊतक। जो मांसपेशियों में पाए जाएंगे वो कौन से हैं, पेशी ऊतक। इनके काम पढ़ेंगे, इनके गुण पढ़ेंगे, किस तरह से इनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद आते हैं तंत्रिका ऊतक। मानव के अंदर तंत्रिकाओं का जाल है। क्या है, तंत्रिकाओं का जाल। हमारा जो ये पूरा ढांचा खड़ा है, किस पे खड़ा है, जाल एक अलग एक जाल की स्ट्रक्चर है हमारे अंदर, वही क्या कहलाती है, हमारी तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो नर्वस सिस्टम भी किसी टिश्यूज से बना होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, नर्वस टिश्यूज या तंत्रिका ऊतक। तो ये सारी चीज़ें हम इस टिश्यू जो चैप्टर है इसमें पढ़ने वाले हैं। यहीं से आपके 1 या 2 सवाल आपको टिश्यू से मिल जाएंगे। ओके, आइए समझते हैं प्लांट टिश्यूज कौन कौन से हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देखिए, विभजोतकी पे आने से पहले जो प्लांट टिश्यू का प्रकार है, सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक को समझ लेते हैं। देखिए, पादपों की जब मैंने बात की तो मैंने कहा पादप क्या हैं, स्वयंपोषी हैं या स्वयंपोषी भी इन्हें बोलते हैं। ये क्या करते हैं, स्वयं की शरीर, जो स्वयं का शरीर है, स्वयं की जो बॉडी है, उसी में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इनको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप्स। ओके, तो स्वयंपोषी का मतलब क्या हुआ, शरीर में भोजन का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश की उपस्थिति में जो पत्तियां हैं वो जाइलम और जाइलम द्वारा जो जल और खनिज लाया गया है उसके माध्यम से और क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। और यही कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाता है, ये कार्बनिक पदार्थ कहलाता है आपके पादपों का भोजन। ओके, क्या कभी आपने देखा है किसी पादप को सब्जियां या रोटियां बनाते हुए, नहीं, क्योंकि अपने शरीर में ही निर्माण करते हैं, इस वजह से इनको स्वयंपोषी बोल दिया, पहला पॉइंट। देखिए, दूसरी हम बात करते हैं पादप ऊतकों की। तो देखिए, पादप ऊतक जो हैं ये 2 तरीके के पाए जाते हैं। पहला तो होता है मृत ऊतक, डेड टिश्यूज, और दूसरे होते हैं जीवित ऊतक, लिविंग टिश्यूज। ओके, क्या जंतुओं में ये पाए जा सकते हैं, क्या जंतुओं में मृत ऊतक पाए जा सकते हैं, नहीं। याद कीजिए, कोशिकाओं में मैंने लाइसोसोम का नाम लिया था। अगर कोई कोशिका मृत हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, तो जो लाइसोसोम है वो फट जाएगा और पाचक पदार्थ जो है, जल अपघटनी पदार्थ है, वो निकल के बाहर आएगा और कोशिका को पचा करके ब्लड में डाल देगा। इसका मतलब जंतुओं में तो मृत ऊतक नहीं पाए जाते, पर पादपों में मृत ऊतक पाए जाते हैं। ये मृत ऊतक काम क्या करते हैं, ये मृत ऊतक काम करते हैं मजबूती देने का। क्या काम करते हैं, मजबूती देते हैं और पौधे को सीधा खड़ा रहने की क्षमता देते हैं। यांत्रिक सहायता या यांत्रिक सुरक्षा, दृढ़ता प्रदान करते हैं, यांत्रिक दृढ़ता भी इसको बोल सकते हैं। ओके, मजबूती प्रदान करते हैं। क्या मृत कोई चीज़ है, कोई निर्जीव चीज़ है, जैसे कि ये निर्जीव है, क्या इसको पोषण की ज़रूरत है, नहीं। तो जो मृत ऊतक होंगे पादपों में उनको पोषण की आवश्यकता नहीं होगी, तो इनको पोषण की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन काम पूरा करेंगे, ऊर्जा पूरी देंगे। किस चीज़ के लिए ऊर्जा देंगे, मजबूती के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए पूरी ऊर्जा ये देंगे। जीवित की मैं बात करूं तो जीवित क्या करेंगे, जीवित भोजन का निर्माण, और भोजन क्या है, कार्बनिक पदार्थ, तो मैं लिख दूं भोज्य पदार्थों का ये निर्माण करेंगे जीवित ऊतक जो होंगे। साथ ही भोज्य पदार्थों से क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो पोषण भी ये देंगे। क्या इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इन्हें तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये तो ऊर्जा दे रहे हैं, ये तो क्या कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, इनको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो मैं लिख दूं ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा देते हैं।
परंतु जीवित जो ऊतक हैं, ये जो भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, तो इनको तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये सारी चीज़ें अंदर पढ़ने वाले हैं। जब मैं जीवित का नाम लूँ तो ये 3 पॉइंट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। भोज्य पदार्थ बनाएंगे, पोषण देंगे और ऊर्जा का दोहन करेंगे, या उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। ओके, ये चीज़ तो मैंने बताया आपको 2 प्रकार के ऊतक हैं, मृत और जीवित। मृत क्या करेंगे, मजबूती या यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करेंगे। दूसरी चीज़, पोषण, इनको ज़रूरत नहीं होगी पोषण की, और ऊर्जा ये देंगे, ऊर्जा को यूज़ नहीं करेंगे। जीवित जो होंगे भोज्य पदार्थ बनाएंगे, उनको स्टोर करेंगे, पोषण देंगे, न्यूट्रिशन देंगे, और इनको भोज्य पदार्थ बनाने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता रहेगी। ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, देखिए पादप ऊतकों की जब मैं बात करूं तो सबसे पहला पादप ऊतक था विभजोतक या मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देखिए विभजोतक की हमने बात करी, या मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज थी उनकी बात करी, विभाजित होने वाले ऊतक। विभजोतक नाम से स्पष्ट है, विभाजन करने वाले ऊतक। ऊतक किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो बार बार विभाजित हो रही है, बार बार विभाजन कर रही हैं, वही क्या कहलाएंगे, विभजोतक। इनको इंग्लिश में क्या बोल दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, विभाजन की क्षमता होगी इनमें, ये बार बार विभाजन करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, जो चीज़ बार बार विभाजित होगी क्या उसकी संख्या में वृद्धि नहीं होगी? सीधी सी बात है, अगर कोई भी चीज़ बार बार विभाजित होगी तो क्या होगी, उसकी संख्या में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। मतलब कि विभजोतक क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो इन्हें वृद्धि कारक ऊतक भी बोला जाता है, वृद्धिकारी या वृद्धि कारक ऊतक भी बोला जाता है। ओके, तो विभजोतक विभाजन करते हैं, और इन्हें, क्योंकि विभाजन से क्या होगा, पौधे की वृद्धि होगी, पौधे की ग्रोथ होगी, पौधा लंबा होगा, उसकी शाखाएं बढ़ेंगी, पत्तियां बढ़ेंगी उसमें, तो ये वृद्धि कर रहे हैं। वृद्धि करने वाले ऊतक क्या कहलाएंगे, विभजोतक। कहाँ कहाँ वृद्धि कर सकते हैं, शीर्ष पर वृद्धि कर सकते हैं, मतलब कि लंबाई बढ़ा सकते हैं, और पार्श्व पर वृद्धि कर सकते हैं, मतलब कि मोटाई बढ़ा सकते हैं। पार्श्व मतलब जैसे तना, तना क्या है, तने की जो परिधि है उसको बोल दिया पार्श्व। तो क्या कर सकते हैं, मोटाई बढ़ा सकते हैं, और तने को ऊंचा कर सकते हैं, तो ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। तो मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी चीज़ें कौन बढ़ा रहा है, विभाजन करने वाले ऊतक बढ़ा रहे हैं। इसी कारण से इनको क्या बोल दिया, वृद्धि कारक ऊतक। ओके, तो ये है क्या, आपके विभजोतक। इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। ये जो विभजोतक शब्द है, ये विभजोतक शब्द बना है मैरीजेन से। किससे बना है, वैसे तो पूछा नहीं जाता है, मैरीजेन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है विभाजन। इसका अर्थ ही क्या होता है, विभाजन। इसी मैरीजेन से क्या बना दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बना दिया। ओके, विभाजन या बोल दीजिए टू डिवाइड, विभाजन करना, टू डिवाइड। ओके, ये विभजोतक। अब विभजोतक के अंदर हमने काफ़ी सारे प्रकार पढ़े थे, परंतु विभजोतक के बारे में कुछ एक विशेषताएं हम पढ़ लेते हैं कि इन ऊतकों में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से, क्योंकि ये कोशिकाओं से बने हैं, तो इनकी कोशिकाओं में कौन कौन से कोशिकांग सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, किसकी मात्रा कम होती है, ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो विभजोतक की हम विशेषताएँ पढ़ने वाले हैं। देखिए पहली विशेषता की मैं बात करूँ, चूँकि ये क्या है, विभाजन करने वाले ऊतक है, बार बार विभाजित हो रहे हैं, तो इनकी शेप जो है वो गड़बड़ा सकती है थोड़ी बहुत। कोई आयताकार होता है, कोई बहुभुजी होता है। तो ये जो है कोशिका, वैसे तो ये कोशिकाएं समान व्यास की होती हैं, मतलब कि इनकी जो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई है वो एक जैसी रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो सकती है। क्यों, क्योंकि इनको बार बार विभाजन करना है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, 2 से 4, 4 से 8, लगातार विभाजन करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। तो कोशिकाएं जो हैं, सेल्स जो हैं, वो समान व्यास की होंगी। पहली विशेषता, समान व्यास की होंगी, परंतु ये तो व्यास है, डायमीटर है, लेकिन इनकी जो संरचना होगी वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। याद कीजिए, मैंने जब आपको
पादप और जंतु कोशिकाएं पढ़ाई थी, तो पादप कोशिका में क्या कहा था कि पादप कोशिकाएं आयताकार होती हैं, आयताकार दिखाई थी, तो ये आयताकार ही होंगी, परंतु क्योंकि बार बार विभाजित हो रही हैं, बार बार विभाजन कर रही हैं, तो ये जो आयताकार स्ट्रक्चर है थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होकर बहुभुज या पॉलीगॉन हो जाती है। आयताकार, रेक्टेंगुलर और बहुभुज मतलब पॉलीगॉन, मतलब कि कोई इस तरह की स्ट्रक्चर थी सेल की, वो बार बार विभाजित हो रही है तो थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शन इसमें आ सकता है। ओके, तो इस तरह की इसकी आकृति होती है। पहली विशेषता क्या है? समान व्यास की होती हैं, आयताकार और बहुभुजी हो सकती हैं। दूसरी विशेषता देखिए, विभुजोतक जो है बार बार विभाजित हो रही है। जब कोई चीज़ बार बार विभाजित हो रही है तो उसको क्या चाहिए? दिमाग चाहिए। अपनी जैसे सेल बनाने के लिए दिमाग चाहिए, और दिमाग क्या है? कोशिकाओं का। ब्रेन ऑफ सेल कौन है? केंद्रक। तो इनमें केंद्रक सबसे बड़ा पाया जाता है। विभुजोतकी जो ऊतक है इनकी कोशिकाओं में केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है वो बड़ा पाया जाता है। साथ ही जीव द्रव्य इनमें सघन पाया जाता है। जीव द्रव्य सघन क्यों पाया जाता है? मान लीजिए एक कोशिका टूटकर दो कोशिका बना रही है, तो इनमें आधा आधा जीव द्रव्य गया, और जीव द्रव्य में 80% तो क्या है? जल है। तो जब सघन जीव द्रव्य दोनों में गया और वापस उसमें जल मिल गया, बॉडी में क्या है? जल है ना, पादप की बॉडी में भी क्या है? जल है। तो जब जीव द्रव्य में जल मिल गया तो वो तो डाइल्यूट हो गया अगली कोशिका में जाने पे, तो वापस से वो सघन होता है, और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी होती है। तो मान लीजिए किसी पादप की किसी एक कोशिका से दो कोशिका बनी, इसमें जीव द्रव्य कैसा था? कंसंट्रेट था, लेकिन यहाँ आकर कैसा हो गया? डाइल्यूट हो गया। ये वापस से जल्दी से कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेट होकर के अपनी जैसी और कोशिकाएं बनाएगा। तो जीव द्रव्य हमेशा कैसा रहेगा? इनमें सघन रहेगा। और बार बार विभाजन हो रहा है इसलिए दिमाग चाहिए, तो केंद्रक इनका बहुत बड़ा होता है। केंद्रक बड़ा, जीव द्रव्य सघन। अच्छा मुझे बताएं, क्या इनमें रिक्तिका पाई जाएंगी? रिक्तिका की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रिक्तिका का काम क्या है? चूषण का कार्य है। जो भी अधात्री जो होता है, जो भी अर्ध ठोस मटेरियल होता है, या कोई काम नहीं आने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, उसको कोशिका से बाहर निकालने का काम कौन करती है? रिक्तिका। जब ये बार बार विभाजित हो रही है तो क्या अपशिष्ट पदार्थ बनेगा? कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्रक क्या कर रहा है? केंद्रक बार बार विभाजित कर रहा है, जीव द्रव्य सघन हो रहा है। किसकी वजह से सघन हो रहा है? जितने भी उसमें मटेरियल है कोशिकाओं वो सब उसमें पड़े हैं। और किसी भी, मान लीजिए सीधा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, कि मान लीजिए कोई पानी का ग्लास है, उसमें बार बार आप चीनी डालते जाते हैं, तो वो क्या होगा? सघन होगा। इसका मतलब आप उसमें क्या डाल रहे हैं? कोई पदार्थ डाल रहे हैं। अब जीव द्रव्य के अंदर पहले से काफ़ी सारा अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है, कोशिकांग पड़े हुए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली सघन होगा। उसको बाहर निकाल दे तो क्या होगा? जीव द्रव्य में पानी बचेगा। तो ऐसा कर नहीं सकते, इसलिए जीव द्रव्य तो हो गया सघन। रिक्तिकाओं की जरूरत है ही नहीं, चूषण का कार्य होगा ही नहीं, बार बार विभाजन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो रिक्तिका रहेंगी इनमें एब्सेंट। रिक्तिकाएं होंगी ही नहीं। ओके, रिक्तिका या रसधानियां, वैक्यूल्स जिन्हें बोलते हैं, वो होंगी ही नहीं। इसके अलावा बताइए मुझे, विभुजोतक हैं, बार बार विभाजित हो रहे हैं, तो बार बार विभाजन के लिए किसी चीज़ के टूट के दूसरी चीज़ बनना, फिर उस चीज़ का मैच्योर होना, फिर वापस से उसे टूटकर नई चीज़ बनना, फिर उसका मैच्योर होना, इसमें ऊर्जा खर्च होती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ऊर्जा को बनाएगा कौन? ऊर्जा का शक्ति ग्रह कौन है? तो ऊर्जा का शक्ति ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियाओं की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा होगी। विभुजोतक में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ज़्यादा इसमें होंगे। ओके, इस तरह से साइन बना देता हूँ मैं, खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे इसमें। तो देखिए हमने क्या देखा? समान व्यास की होंगी, आयताकार बहुभुजी होंगी, केंद्रक बड़ा, जीव द्रव्य इसमें सघन, लेकिन रिक्तिकाएं इसमें अनुपस्थित रहेंगी। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें खूब सारी होगी। इसके अलावा देखिए, मुझे बताइए कि विभुजोतकी ऊतक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ये बार बार विभाजन कर रहे हैं। कोई ये स्पेस है, देखिए मान लीजिए कोई कक्षा है, कोई क्लास है, उसमें दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 300 बच्चों की क्लास है जिसमें दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब इस कक्षा के अंदर वो दो स्टूडेंट यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, मतलब खुल के बैठ सकते हैं, उनके बीच में स्पेस खूब सारा होगा। लेकिन यही 300 बच्चों की जो क्लास है, इसमें अगर 500 बच्चे आ जाएं तो क्या होगा? ठसाठस बढ़ जाएगी क्लास, जगह ही नहीं बचेगी, बच्चों के बीच का जो गैप है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा ही विभुजोतक में हो रहा है। मान लीजिए ये कोई स्पेस है पादप के अंदर का, इसमें बार बार कोशिकाएं विभाजित होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, तो क्या इनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान बचेगा? जगह ही नहीं बचेगी, अंतराकोशिकीय स्थान इनमें
अनुपस्थित हो जाएगा। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया बड़ा, और मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूँ इंटरसेल्यूलर स्पेस, ICS लिख देता हूँ। इंटरसेल्यूलर स्पेस या अंतराकोशिकीय स्थान जो होगा वो होगा ही नहीं, इसमें एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा। देख लीजिए वापस, केंद्रक क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इनको कोशिका विभाजन करना है बार बार। जीव द्रव्य सघन क्यों होगा? ये भी मैं बता चुका हूँ। अगली पीढ़ी को फिर से कोशिका विभाजन करना है तो जीव द्रव्य तो डाइल्यूट हो ही नहीं सकता। रिक्तिका जरूरत नहीं है, चूषण का कार्य ये कर ही नहीं रहे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि इनमें भोजन संचयन का गुण पाया जाएगा क्या? विभजोतकों में क्या ये भोजन को संचित रख सकते हैं? अरे भाई, इनका एक ही काम है विभाजन करने का, वृद्धि करने का। इनको क्या बोला? वृद्धि कारक ऊतक। तो ये तो क्या कर रहे हैं? पौधे को बढ़ा रहे हैं, पौधे की वृद्धि कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई मोटाई को बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये भोजन संचित रखने का कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो भोजन संचयन का इनमें गुण नहीं पाया जाएगा, इनमें भोजन संचित नहीं होगा। ओके, तो ये देख लीजिए, हमने कुछ विशेषताएं देखी विभजोतकी की जो पूछ ली जाती हैं। यहाँ से सवाल आपके पूछ लिया जाता है कि भाई विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं उनके केंद्रक का आकार कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा कौन से पादप ऊतक में पाए जाते हैं? स्थायी में, जाइलम फ्लोएम दे देंगे, दो स्थायी लिख दिया, और या फिर और पेरेन्काइमा, ऐसे कुछ आपको क्या दे दिए? ABCD करके ऑप्शंस दे दिए, और एक दे दिया आपको विभजोतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई? इसकी विशेषताएं हो गई। इसके बाद हमने देखा विभजोतकी के प्रकार कौन कौन से थे। तो हमने उद्गम के आधार पर देखा, कार्य के आधार पर देखा, और स्थिति के आधार पर देखा। देखिए, उद्गम के आधार पर जब हमने बात की तो विभजोतकों में हमने सबसे पहले देखा प्राक या प्रोमेरिस्टेम। प्राक विभजोतक इसे बोला जाता है। विभजोतक को मैं V लिख देता हूँ। प्राक विभजोतक, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोमेरिस्टेम। ओके, प्रोमेरिस्टेम। प्रो का अर्थ क्या है? देखिए, कोशिका जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो वहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ाई थी, और प्रोकैरियोटिक का अर्थ मैंने आपको बताया था कि ये जो है प्रो जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पहले का, किसी भी चीज़ से बनने की पहले की चीज़। पहले का मतलब यूकैरियोटिक सेल से बनने से पहले कौन सी सेल्स थी? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्राक विभजोतक भी कुछ इसी तरह से, तीनों को हम कंपेयर करके पढ़ लेते हैं। प्राक विभजोतक हो गया, प्रोमेरिस्टेम हो गया, इसके अलावा प्राथमिक था और द्वितीयक था, तीनों को कंपेयर करके ही पढ़ते हैं। देखो, पहला था प्राक विभजोतक या प्रोमेरिस्टेम। ओके, दूसरा था हमारा प्राथमिक विभजोतक, प्राथमिक विभजोतक या प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, और तीसरा था हमारा द्वितीयक विभजोतक या सेकेंडरी मेरिस्टेम। देखिए, प्राक का मतलब, प्रो का मतलब पहले का, किससे पहले का? प्राइमरी या प्राथमिक विभजोतक से पहले का। इसका मतलब जब पौधा बना भी नहीं था तब ये विभजोतक विद्यमान थे। तो पौधा नहीं बनता तब क्या रहता है? वो बीज रहता है। तो ये बीज के अंदर विद्यमान रहते हैं। किस में रहते हैं? प्रोमेरिस्टेम बीज के अंदर रहते हैं। ओके, किसके अंदर? बीज के या सीड के अंदर ये रहते हैं। और सीड में भी किस रूप में रहते हैं? तो दो रूपों में रहते हैं। एक तो मूलांकुर में रहते हैं, या मैं लिख देता हूँ, एक तो रहते हैं प्रांकुर में। इस प्रांकुर को इंग्लिश में बोला जाता है प्लूम्यूल, और दूसरे होते हैं मूलांकुर में। अब इनको समझा देता हूँ मैं। मूलांकुर में इसको बोला जाता है रेडिकल। ओके, देखिए, प्राक की हम बात कर रहे हैं। प्राक का मतलब है पुराना, किसी भी चीज़ से पहले का, मतलब प्राथमिक विभजोतक से बनने से पहले का। ये बीज में पाए जाते हैं। जब हम बीज को धरती में गाड़ के और उसको पानी वानी देते हैं तो प्रांकुर और मूलांकुर में विभाजन होने लग जाता है। विभजोतक की जो टिश्यूज़ हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, प्रांकुर क्या है? प्रांकुर किसी भी बीज का वो पार्ट है, ये कोई बीज है, इसका प्रांकुर वो पार्ट है जिससे तने का निर्माण होने वाला है। जिससे तने का या स्टेम का निर्माण होने वाला है वो तो कौन है? प्रांकुर। ओके, अंकुर, अंकुर मतलब उसका किसका निर्माण हो रहा है? तने का, तने के अंकुर का निर्माण। ओके, तो वो कौन है? प्रांकुर। दूसरा है मूलांकुर। देखो, मूलांकुर मतलब मूल, मूल मतलब जड़, जिससे जड़ का निर्माण होगा। तो ऐसे अंकुर जिससे जड़ का निर्माण होगा, इनमें कौन पाए जा रहे हैं? इन प्रांकुर और मूलांकुर में कौन पाए जा रहे हैं?
प्रोमेरिस्टेम या प्राक विभजोतक। ओके, तो प्राक विभजोतक प्राइमरी से पहले के हैं, बीज में पाए जाते हैं, बीज के भी प्रांकुर और मूलांकुर में पाए जाते हैं। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, प्रांकुर से तने का निर्माण करते हैं ये, और मूलांकुर से जड़ का निर्माण करते हैं। ओके, इतनी सी चीज है अपने प्राथमिक विभजोतक में। जब प्राक विभजोतक में प्रोमेरिस्टेम, अब जब प्रोमेरिस्टेम ने तना बना दिया और क्या बना दी, जड़ बना दी, तो पौधा बन गया। अब पौधे में ये जो प्रोमेरिस्टेम है ये हो जाते हैं खत्म। अब क्या नाम आ जाता है इनका, अभी इन्हीं का नाम क्या बन जाता है, प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक विभजोतक। अब कोई पौधा बन चुका है, ये तना है और ये जड़ है, इसमें से कुछ पत्तियां निकल रही हैं यहाँ पर, और यहाँ से कुछ शाखाएं निकल रही हैं। ओके, अभी क्या बन गया, एक पौधा बन गया। इस पौधे के अंदर कौन होंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो ये किस में पाए जाएंगे, ये पौधे में पाए जाएंगे, ना कि पेड़ में पाए जाएंगे। किस में पाए जाएंगे, पौधे में। ये क्या करते हैं, पौधे की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और ऊंचाई जो भी है उसकी वृद्धि करते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो जड़ की शीर्ष पर पाए जाएंगे, तने की पार्श्व में पाए जाएंगे, परिधि पर, है ना, इस तरह से ये पाए जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक विभजोतक। प्राथमिक विभजोतक प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, पौधे में पाए जाएंगे। और प्राथमिक वृद्धि, अब ये प्राथमिक वृद्धि क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। देखिए, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है विभाजन करते हैं स्टार्टिंग में, है ना, जब जो बीज है उससे क्या बन गया, पौधा बन गया, और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाजन कर रहे हैं, तो ये होती है पौधे की प्राथमिक वृद्धि। जब तक ये विभाजन करते करते और स्थायी नहीं हो जाए, अर्थात विभाजन की क्षमता इनमें खत्म ना हो जाए, तब तक तो क्या है, प्राथमिक वृद्धि। अब क्या हो गया, ये परमानेंट हो गए। विभाजन करने वाले जो ऊतक थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभाजन कर रहे थे, अचानक से एक दिन ऐसा आया कि इनने विभाजन की क्षमता खो दी। अब ये परमानेंट हो गए, अब इनमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके स्थायी ऊतक हमने देखे थे, परमानेंट टिश्यू। तो यहां तक की जो वृद्धि है ये तो कहलाई आपकी प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि। अगर ये जो परमानेंट टिश्यू जो है इनमें फर्दर डिवाइडेशन होने लग जाए, इनमें वापस से विभाजन का गुण आ जाए, और ये परमानेंट टिश्यू क्या बन जाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाए, तो इस वृद्धि को बोला जाता है द्वितीयक वृद्धि या सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन होंगे, प्राइमरी टिश्यूज, प्राथमिक या प्राइमरी मेरिस्टेम या प्राथमिक विभजोतक। ओके, ये चीज़ है। प्राथमिक विभजोतक पौधे के जीवन काल में रहते हैं, पूरे जीवन काल में, क्योंकि द्वितीयक वृद्धि जरूरी नहीं है हर पौधे में हो। किसी पौधे में द्वितीयक वृद्धि होती है, मतलब किसी पौधे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनते हैं, उसके बाद बस समाप्ति, यहाँ पे वृद्धि रुक जाती है। किसी में परमानेंट टिश्यू से मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वापस से बनने लग जाते हैं। तो प्राथमिक जो है ये तो जीवन भर रहते हैं। 3 पॉइंट हमने देखे, पौधों में पाए जाते हैं, छोटे पौधे जो होते हैं प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, और संपूर्ण जीवन काल में रहते हैं, पूरे जीवन भर ये रहते हैं। क्या करेंगे, तो अब कामों की बात हम करें तो शारीरिक दृढ़ता प्रदान करेंगे, भोजन निर्माण, सारे भोजन निर्माण तो करेंगे ही नहीं विभजोतक, जो मजबूती प्रदान करेंगे, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करेंगे, ओके, वृद्धि करेंगे पौधे की, यही काम है इनका। अगर मान लीजिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है परमानेंट बने और वापस से क्या बन गया, उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गए, वापस से उनमें विभाजन होने लग गया, तब उन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को क्या बोलेंगे, द्वितीयक मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये पौधे की द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। द्वितीयक वृद्धि आपको समझ में आ गई क्या थी। कब आते हैं ये आते हैं जब पूरा पेड़ बन जाता है। एक पेड़ बन गया खूब बड़ा लंबा सारा, तो ये किसके अंदर होंगे, एक पेड़ के अंदर होंगे, ना कि पौधे के अंदर होंगे। ओके, इतनी सी चीज़ें आप याद रख लो। द्वितीयक जो है, द्वितीयक जो है इनको छाल भी बोलते हैं, बार्क बोल सकते हैं। काग जो मैंने बोला, कॉर्क कैम्बियम, मतलब कॉर्क के ऊपर एक और परत चढ़ गई, एक और मृत ऊतकों की परत चढ़ गई, तो उसको क्या बोल दिया, कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, मतलब कॉर्क के ऊपर और छाल चढ़ गई। और वो कब चढ़ती हैं, जब परमानेंट टिश्यू वापस से विभाजन करने लग जाए तो और छाल बनने लग जाएंगी, तो पेड़ में पाई जाती हैं। इनके उदाहरण की मैं बात कर लूँ द्वितीयक की, तो एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं, प्राथमिक और इनके तो पूछ नहीं जाएंगे, इसके पूछ लिए जाते हैं। एक तो होता है कॉर्क कैम्बियम, अभी मैंने बताया, इसको हिंदी में बोला जाता है काग एधा। ओके, तो कॉर्क कैम्बियम, कुछ कास्ट थी, कुछ लकड़ी थी, जलरोधी लकड़ी जिसको कॉर्क बोला, उसके ऊपर और परत चढ़ने लग गई, तो उसको क्या बोल दिया, कॉर्क कैम्बियम। इसके अलावा होती है मूलीय कैम्बियम, मतलब जो आपकी जड़ है उनके ऊपर और परत चढ़ने लग गई,
तो उसको क्या बोल दिया, मूल्य। और परत कब चढ़ेंगे, जब परमानेंट टिश्यू वापस से विभाजन करने लग जाए। ओके, ये होते हैं। इसके अलावा होती है इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम बोला जाता है जाइलम और फ्लोएम को। अब जाइलम और फ्लोएम और कवर्ड हो गए द्वितीयक वृद्धि में, तो उसको क्या बोल दिया, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, अंतरपूलीय एधा। ओके, यहाँ लिख लेते हैं अपन। एक और पूछ लिया जाता है द्वितीयक वृद्धि का उदाहरण, अंतरपूलीय एधा। एधा को क्या बोलते हैं, कैम्बियम, अंतरपूलीय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, एक चीज़ और देख लें। देखिए, प्राक विभजोतक तो हो गया। प्राइमरी विभजोतक जो है, ये प्राइमरी विभजोतक मैंने बोला क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई और मोटाई बढ़ाते हैं। तो प्राइमरी विभजोतक जो है, इनको हम दो पार्ट्स में भी पढ़ने वाले हैं आगे। कार्य के आधार पर पढ़ने वाले, सॉरी स्थिति के आधार पर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, एक तो पढ़ने वाले हैं शीर्षस्थ। शीर्षस्थ विभजोतक जो है उनको भी प्राइमरी मेरिस्टेम ही बोला जाता है, और दूसरे हैं आपके अंतर्वेशी या इंटरकैलरी। ये दोनों जो है ये प्राथमिक प्रकार के क्या हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। उद्गम के आधार पर अगर बात करें इन दोनों को तो क्या बोल दिया, प्राइमरी मेरिस्टेम। स्थिति के आधार पर बोले तो इन्हीं प्राइमरी मेरिस्टेम को अगर शीर्ष लंबाई बढ़ाए तो शीर्षस्थ, और पत्तियों का निर्माण कर रहे हैं नोड और इंटरनोड के बीच में तो इंटरकैलरी। ये जो है द्वितीयक, इनको बोला जाता है पार्श्वीय विभजोतक। इनको किससे डिनोट किया जाता है, पार्श्वीय जो थे लेटरल वाले उनसे, क्योंकि पार्श्वीय प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा, मैं समझा देता हूँ। देखो, पार्श्वीय या विभजोतक क्या है, पार्श्वीय विभजोतक तने के उसमें पाए जाते हैं, तने के पार्श्व में, जड़ के पार्श्व में, मतलब कि तने की परिधि पर, जड़ की परिधि पर पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा एक पेड़ लंबाई तो अपनी जो भी सीमित लंबाई है वो ले लेता है, उसके बाद क्या करता है, मोटाई को बढ़ाता है। पेड़ क्या होते हैं, बहुत मोटे होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। वो किस कारण होते हैं, द्वितीयक वृद्धि के कारण। और मोटाई के लिए जिम्मेदार कौन है, पार्श्वीय विभजोतक। पार्श्व मतलब उसके परिधि का निर्माण करने वाला। जड़ देखी होंगी, मोटी होती जाती है, लंबी तो जितनी हो गई उतनी हो गई, उसके बाद बहुत ज़्यादा थिक होती जाती है, मोटी होती जाती है। वो किसके कारण होती है, पार्श्वीय। तो ये पार्श्वीय दो प्रकार का होता है, प्राथमिक पार्श्वीय और द्वितीयक। जो प्राथमिक वृद्धि में काम आएगा वो प्राथमिक पार्श्वीय, और द्वितीयक में जो काम आएगा वो द्वितीयक पार्श्वीय। क्योंकि प्राथमिक जो पार्श्वीय हैं वो सिर्फ और सिर्फ तने को थोड़ा बहुत ही मोटा करते हैं, लेकिन जो द्वितीयक मेरिस्टेम के अंदर पार्श्वीय विभजोतक है वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थिक करते हैं। क्योंकि परमानेंट टिश्यू सब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वापस बन के अब उनका काम क्या है, पौधे की मोटाई को बढ़ाना है। ओके, तो पार्श्वीय विभजोतक का अगर सॉरी द्वितीयक जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है उसका उदाहरण पूछा जाए तो पार्श्वीय विभजोतक है, और प्राथमिक जो है उनको शीर्षस्थ और अंतर्वेशी बोला जाता है स्थिति के आधार पर। उद्गम के आधार पर बोले तो प्राथमिक, स्थिति के आधार पर बोले तो ये दोनों। ओके, तो ये हो गया क्या हमारा उद्गम के आधार पर जो हमने विभजोतकों के प्रकार देखे थे। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कार्य के आधार पर और स्थिति के आधार पर विभजोतकों के प्रकार। परंतु टाइम हो चला है क्लास का, सो इनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपके फ्रेंड कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए और हमारे साथ जोड़िए ताकि इस चीज़ का वो लाभ उठा सकें। वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।